हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा टॉपिक ईपीएफ का, पीएफ का, जिसपे 24% फिर से एक बार स्कीम आई। 15 नवंबर को ये अनाउंस हुआ कि अगर आपका नए एम्प्लॉयज़ अगर आप ऐड करने जा रहे हैं या आप एक नई एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो उसमें आपको नए एम्प्लॉयज़ या नई एस्टेब्लिशमेंट को सारे एम्प्लॉयज़ के लिए 24% जो पीएफ का कटता है, 12% एम्प्लॉय का, 12% एम्प्लॉयर का, वो आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था। उसके बाद इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस आने की हर बंदा वेट कर रहा था। जब इसको सीतारमन जी ने अनाउंस किया था तभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन तब तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई थी, कोई ओवरव्यू नहीं था। सिर्फ उनका कहा हुआ आत्मनिर्भर भारत का एक पेज था, उसको लेके वो बना था। लेकिन आज के दिन गाइडलाइंस आ चुकी हैं, लोगों को बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके डू एंड डोंट्स पर ध्यान दिया जाए कि अगर कोई नया बंदा आप ऐड कर रहे हैं और उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है, इस पे ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए। क्योंकि 2 साल तक पीएफ का पैसा आपको फ्री मिलने वाला है, आपको अपनी जेब से नहीं देना है। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो आपको, आपके लिए बहुत मदद की चीज़ है। आपके लिए वीडियो बहुत काम की है। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलने वाली है और पीएफ कट के पैसा नहीं मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को। जैसा कि आपको हेडिंग देख के लग रहा है कि अटल निर्भर भारत रोजगार योजना, एबीआरवाई स्कीम, एक पीएफ की स्कीम है। तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना डू एंड डोंट्स पे वीडियो बनाई जाए कि क्या आपको इस पे करना है या आपको इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको मेरी वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए और लोगों तक पहुंचाइए। पीएफ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई सी भी तरीके का है, चाहे वो एम्प्लॉय का लेवल हो या एम्प्लॉयर का लेवल हो, तो केवाईसी के रिगार्डिंग हो, बैंक केवाईसी के रिगार्डिंग हो। एक नया केवाईसी पे भी रूल आ गया है कि 60 दिन के अंदर अगर आपने केवाईसी पेंडिंग है और उसको डिजिटल वेरीफाई नहीं करवाया तो केवाईसी इनवैलिड हो जाएगी, उसको फिर दोबारा करना पड़ेगा। एक मैंने वीडियो और बनाई थी, इसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर से बैंक केवाईसी नहीं हो पा रहा है, उसको कैसे सही करवाया जाए। अगर आप अपना ट्रांसफ़र क्लेम रिक्वेस्ट जो है प्रीवियस एम्प्लॉयर से नहीं करा पा रहे हैं, तो उसके लिए नए एम्प्लॉय से कैसे कराया जाए, इस पे भी एक वीडियो मेरी बन चुकी है। आपको यहाँ आई बटन में भी दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोगों को मिल जाएगा, उससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इसके बारे में बात कर ली जाए। कुछ मैंने डू एंड डोंट्स बनाए हैं जिसको मैं एक एक प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैंने अगर ये लिखा है तो कहाँ से देख के लिखा है और इसका रियल में क्या मतलब है और टेक्स्ट कहाँ से आया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एम्प्लॉयर्स टू फाइल देयर ईसीआर फॉर वेज मंथ सितंबर 20 टिल 15 दिसंबर 2020। आप कहेंगे ये तो पुराना पॉइंट है, दोनों डेट जा चुकी हैं। लेकिन अगर आपके ईसीआर सितंबर महीने के जो कि पेड वर्जन तक थे, जैसा कि पहले आया था फरवरी से सितंबर तक, अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, फरवरी से अगस्त तक का आया था पहले, तो सितंबर महीने का अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहीं पे पहला चेक लग गया। जब सबसे पहले सीतारमन जी ने अनाउंस किया था तो इस लाइन को एक बहुत बड़ी डाउट में रखा था, क्लियर नहीं बताया था कि इसका क्या मतलब निकलने वाला है, और ना ही इनकी प्रेस रिलीज में था आत्मनिर्भर भारत की। लेकिन अब जब ये गाइडलाइंस आई हैं तो ये चीज़ चौंकाने वाली आई है और कई लोगों को इसकी वजह से बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ध्यान देने वाला पहला पॉइंट यही है कि अगर आप पुराने एम्प्लॉयर हैं और आपके सितंबर महीने का ईसीआर फाइल नहीं है, फाइल का मतलब अपलोड नहीं है, फाइल का मतलब पेमेंट होना है। क्योंकि मेरे एक दो क्लाइंट हैं जिसका ईसीआर अपलोडेड है लेकिन पेमेंट बाद में हुआ है, तो इसलिए उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है।
उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो इस पे जो रूल्स आए हैं, गाइडलाइंस जो आई है, उसकी मेन गाइडलाइंस ये भी है कि 24% के अलावा जो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं या मिसलेनियस एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, मिसलेनियस चार्जेस देने पड़ते हैं, उसको आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर 60 दिन के अंदर पेमेंट करना ही करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, 2 डिक्लेरेशंस फॉर्म आए हैं, ये मैं आपको भी दिखा दूंगा कि ये आपको कहाँ से मिलेंगे। ABRY के एक एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन है, एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन है, तो दोनों को वो संभल के करना है। फिर बात कर लेते हैं, फॉर न्यू एस्टेब्लिशमेंट PF बेनिफिट ऑफ 24% इज ऑल फॉर न्यू एम्प्लॉयज़। पुराने एम्प्लॉयज़ की क्या लिमिट है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। इसके लिए नए एम्प्लॉयर्स के लिए, नई एस्टेब्लिशमेंट के लिए सारे एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एम्प्लॉयज़ के लिए ये खुशखबरी है कि अगर आपकी 10,000 रुपये सैलरी थी और आप टेक होम कम लेके जाते थे क्योंकि PF का पैसा कट जाता था, तो 2 साल तक आपकी टेक होम सैलरी 10,000 रुपये ही होने वाली है और जो PF का पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जेब से दे रही है। आपकी टेक होम सैलरी ज़्यादा हो गई। उसके बाद फॉर एम्प्लॉयर्स हैविंग शेयर ऑफ 12%, जो एम्प्लॉयर का जो शेयर था 12%, वो उसको नहीं देना पड़ा और रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने, वो अपनी जेब से जमा हो रहा है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की क्या कंडीशंस हैं, तो सबसे पहले बात कर दिया है सितंबर 20 के रिटर्न, जो मैंने कहा कि 15 दिसंबर से पहले आपको पेमेंट करनी थी। जब मैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से एक लाइन बोल देना या ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर्स हैं, PF में कभी भी लेट फाइल ना करें। अगर आपने लेट फाइलिंग की तो ये मान के चलिए कोई ना कोई स्कीम जो आने वाली होगी वो आप कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको मिलना ही तय है। जैसे कि इसी के पहली पॉइंट वही आप कई लोग बाहर हो गए कि सितंबर महीने का ECR उनका नहीं फाइल था, जिसकी वजह से अब उनको ये अच्छा सा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि जिनके पास 50 एम्प्लॉय तक ही टोटल हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट 50 एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑन सितंबर 20 ECR, उनमें उनको सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ को ऐड करना है और वो 2 जो न्यू एम्प्लॉयज़ होंगे उसका 24% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। उसके बाद अगर आपके अप टू 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो मिनिमम 5 एम्प्लॉय आपको ऐड करने हैं, ये पाँचों का पैसा 24% गवर्नमेंट देगी। अगर आपका 1000 एम्प्लॉय से ज़्यादा है तो 12%, जो कि एम्प्लॉयर का जो शेयर होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। उसके बाद एक नॉर्मल सा पॉइंट है लेकिन बहुत काम का है, पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन मेंबर रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो टू बी मेड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ABRY में 2 फॉर्म भरे जाने हैं, एक जो है एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन है और एक मेंबर रजिस्ट्रेशन है। तो ये दोनों फॉर्म्स अलग अलग तरीके से अपलोड होने हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट का है उसमें 2 डिक्लेरेशन है कि आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर हैं कि कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी बीच में बैठा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, आपको एग्री करना है, डिसएग्री करना है, टिक करना है, अनटिक करना है। जो मेंबर रजिस्ट्रेशन का पॉइंट है वो और सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ उनकी टेक्स्ट फाइल को खोलना है, सब कुछ डिलीट कर देना है और सिर्फ यूएन नंबर को अपलोड कर देना है। जैसे अब यूएन नंबर अपलोड करेंगे वो खुद ही बता देगा कि ये एम्प्लॉय जो है ये एडेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एम्प्लॉय ऐड करने की 2 कंडीशंस है, पहला या तो एकदम नया एम्प्लॉय हो और या तो दूसरा जो मार्च से लेकर सितंबर तक एग्जिट हो गया हो, हटा दिया गया हो। इन दोनों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। एक लास्ट पॉइंट एग्जिस्टिंग के लिए ही और नए वालों के लिए भी, दोनों के लिए आधार सीडिंग KYC होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी एक लाइन आप लोग को बोली कि अगर अब 60 दिन हो गए और KYC प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए अब प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि वो 60 दिन बाद अपने आप हट जाएगा और उसको दोबारा करना पड़ेगा और दोबारा जाके वो एग्री होगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ दिखने वाली है। पोर्टल पे चलते हैं। जब आप पोर्टल पे जाएंगे, ये लॉगिन का पेज है। जब लॉगिन के पेज पे आप जाएंगे तो सबसे लास्ट में आपको ABRY दिखेगा और आप जैसे से क्लिक करेंगे आपको 2 रजिस्ट्रेशन दिखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन और मेंबर रजिस्ट्रेशन।
जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको इन दोनों में अलग अलग क्लिक करना है। एस्टेब्लिशमेंट में 2 डिक्लेरेशन आएंगी और मेंबर रजिस्ट्रेशन में यूएन नंबर डालना है और उसी से हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एक और स्लाइड की, जो कि ये गवर्नमेंट ने दिखाई है, बताई है इसको कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है इसका। मैंने आप लोगों को इसके बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है, ऐसा कोई बात इसमें छूटा नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और जो शेयर करना चाहता था वो इसमें नीचे है लास्ट में। जैसा कि इससे पहले पीएमआरवाई स्कीम आई थी, उसमें था कि आपको एरर कोड ज़रूर पता होना चाहिए कि क्यों इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अभी रिसेंटली मैंने 2 लोगों के दिसंबर के ईसीआर फाइल किए हैं और जब फाइल हुए हैं तो उसमें ये बेनिफिट मिला है, क्योंकि मैंने उस पर 2-3 एम्प्लॉयज़ नए ऐड किए थे। तो वहाँ पे ABRY लिख के आ रहा है, पहले PMRY लिख के आता था, अब ABRY लिख के आ रहा है। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे, अगर कोई एरर कोड आता है तो यही एरर कोड होंगे, जो कि JK 10001 से लेके 0007 तक हैं। ये शीट भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा। सबसे पहली मेन कंडीशन इसकी यही है कि आधार KYC होना ज़रूरी है, और दूसरी कंडीशन है कि उसकी जो वेजेस हैं वो 15,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। अगर ये दोनों पॉइंट फिट हैं तो आप मान के चलिए कि इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा जो एरर कोड है वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF फाइल में अटैच कर दूंगा, और अब ये आप लोग खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल है PF की वेबसाइट पे, EPFO की वेबसाइट पे। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, मुझे लगा आप लोगों को पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कई लोगों के फ़ोन आ चुके थे कि हमारा रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, हम एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं, तो उनके लिए ही ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। अब आप खुद सेलेक्ट कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस पे, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, आप उससे पूछ सकते हैं। अपनी कोई भी तरीके की परेशानी को ख़त्म करने के लिए सीधा व्हाट्सएप पे आके हमसे बात कर सकते हैं। कोई पेड वर्जन लेना हो तो उसके लिए बात कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी तरीके का कोई भी कोर्स, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे GST का हो, चाहे PF का हो, चाहे ESI का हो, चाहे ROC का हो, कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में, आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उसका आपको आंसर विद इन अ डे मिलेगा। ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, जो मुझे लगा बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।